जय हिंद साथियों। स्वागत है वाईटी शशि आइडिया यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से बिहार में भूमि सर्वे हो या जमीन से जुड़ी तरह तरह के अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार में स्पेशल सर्वे का कार्य किया जा रहा है। उसमें बहुत उससे जुड़ी बहुत से सारे प्रश्न आपके मन में चलते रहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति का द्वारा किसी दूसरे की जमीन रजिस्ट्री करवा दिया या गलत तरीके या फर्जीवाड़ा किसी भी तरीके से रजिस्ट्री हो गया, भाई भाई का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, दो भाई आपस में झगड़े कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे मामले आते रहते हैं जो जमीन से संबंधित होते हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह सामने आती है कि जमीन का जो खाता है यह इस सर्वे में किसके नाम से खुलने वाला है। तो हम आपको बता दें कि बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे के आधार पर खाता किसके नाम से खुलेगा। तो आज से आपको इसी तरह की काफी सारी वीडियो देखने को मिले जिसमें हम आपके मन में जो सवाल चल रहा है वह क्लियर हो सके। किसके नाम पर कौन सा विवाद है, तो के इस प्रकार के जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा, तो सारी जानकारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में उत्तराधिकारी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उत्तराधिकारी यह होता है कि आप अपना पैतृक संपत्ति है और आप बेटी हैं और आप अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा, आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। फिर आपकी माता की संपत्ति है, यानी उत्तराधिकारी की जो लड़ाई है उससे जो भी है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय के द्वारा किया नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो यह किस आधार पर क्या है। यानी हम अभी आपको कुल 13 मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जब यह 13 मुद्दे क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्पेशल सर्वे में जमीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि अपने आने वाले स्पेशल सर्वे में आपका क्या करना है और क्या नहीं करना है और खाता किसके नाम से खुलेगा। इस वीडियो में पूरा जानकारी देखें, साथ ही भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और आप वहां पर हमारे साथ अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला पॉइंट यह है कि मोरूसी पैतृक मेरोसी ओब्लिक पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति में, देखिए इसमें होता यह है कि आजकल बेटियों भी जमीन के हिस्सा मांगती है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको अधिकार है। तो अब उसके भाई लोग सोचते हैं कि बहन को हिस्सा ना दे। तो अगर यह विवाद उत्पन्न हो जाता है तो बहन वहां आकर बोलती है कि जो अभी सर्वे हो रहा है उसमें मेरा नाम से भी खाता खुलना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में राजस्व विभाग का गाइडलाइन यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी के बराबर का हिस्सेदार माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवाहित वंशावली के आधार पर मूल रैयतों के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उस समय विवाद हो तो अविवाहित वंशावली और अविवादित वंशावली का मतलब वंशावली में किसी तरह का विवाद नहीं हो, उसमें यह क्लियर है कि वह लड़की या बेटी वह उसी वंश की है। वह अगर अविवाहित है तो जितने भी लोग इस वंश में हो, चाहे बेटा हो या बेटी, सभी के नाम से खाता खोला जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह किस कानून के तौर पर सही है, तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया है तथा उसी दिन से प्रभाव में यह अधिनियम लागू हो गया है। अब बात करते हैं नंबर 2, बुआ या बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में। तो देखिए इस प्रकार की स्थिति में हम सुझाव आपको देना चाहेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा जो बेटी को भी बराबर का हिस्सा देने के लिए अधिकार दिया गया है। अधिक खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयत के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। देखिए इसमें भी सेम फर्स्ट वाले की तरह है और इसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय एवं का संदर्भित संक्षिप्त आदेश क्या है एवं अधिनियम एवं नियम क्या है। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया तथा उसी दिन से यह अधिनियम लागू हो गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जहाँ पे बताया गया कि किसी व्यक्ति ओब्लिक पत्नी के दो शादी तथा उसके संतानों के बीच बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में। देखिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता है या तो दो शादी कर लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, यानी दोनों को संतान हो। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या कहता है
कि किसी व्यक्ति के वैध या अवैध पत्नी, अवैध मतलब कि अगर शादी नहीं हुआ भी, शादी नहीं हुआ उस तरह की पत्नियों के संतान वैध होते हैं। जो अवैध पत्नी है उनके भी संतान क्या होते हैं, वैध होते हैं। अगर उन संतानों के बीच बंटवारा नहीं है तो सभी संतान अवैध पत्नी के संतान सहित, जो अवैध पत्नी उनके बीच संतान सहित उनके वैध पत्नी के साथ संयुक्त खाता खुलेगा। जो भी यानी कि उस परिवार में होंगे वैध या अवैध पत्नी के संतान, उनके नाम से खाता खोलेंगे। यह जो नियम है इस आधार पर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के अनुसार यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम से खरीदी गई संपत्ति पर विवाद की स्थिति में, अगर जो संयुक्त रूप से है, जो संयुक्त परिवार है उसमें जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर खरीदी गई संपत्ति उस पर विवाद चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है। तो देखिए, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा विशेष व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा। जो उनके वंशज हैं यानी उसके बेटे हो सकते हैं तो उनके नाम से खाता खुल सकता है। परंतु अधिपारिवारिक बंटवारानामा में वह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेताओं को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य के हिस्से में तो खाता उनके नाम से खुलेगा। देखिए कि अगर परिवार के अन्य सदस्य भी उस खाता में है तो खाता उनके सभी नाम से खुले। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार ही खाता खुल सकेगा। सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार भी खाता खुल सकता है। यह जो है नियम आपको बता दें, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के अनुसार यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। संयुक्त परिवार में संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री करने की स्थिति में, देखिए संयुक्त परिवार है और कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम इस जमीन को बेच दें, जबकि जमीन जो संपत्ति है वो क्या है, संयुक्त रूप से है। तो इस स्तर पर देखिए, संयुक्त परिवार की संपत्ति को बिना बंटवारे के विशेष व्यक्ति द्वारा बिक्री की गई भूमि खाता केवल खाताधारी के नाम से खुलेगा एवं उसके कब्जाधारी में कैफियत कॉलम में नाम रहेगा एवं स्वत्ववाद लंबित हो या इंद्राज कैफियत कॉलम में ही रहेगा। देखिए, संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उन्हें बिना बंटवारे के अगर बांट देते हैं तो जो कवाला खाताधारी के नाम से खुलेगा, जो उसका खाताधारी है उसी के नाम से खुलेगा। अधिक कब्जाधारी का कैफियत कॉलम में नाम रहेगा, जो कैफियत कॉलम है उसमें कब्जाधारी का नाम रहेगा। तो यह जो नियम है किस आधार पर यह नियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के अनुसार यह बात कही गई है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में, जो नाबालिग बच्चा व्यक्ति है जैसे कि छोटे बच्चे जो अभी नाबालिग में हैं उनके द्वारा जो है अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या कह रहा है। इस स्थिति में जो कह रहा है कि नाबालिग व्यक्ति द्वारा बेची गई संपत्ति अवैध है। जो नाबालिग बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर कोई भी संपत्ति बेची जा रही है तो अवैध माना जाएगा। परंतु सिविल न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को नाबालिग द्वारा बेचा गया है, यह तथ्य सत्यापित द्वारा बेची गई संपत्ति अवैध है। जो नाबालिग व्यक्ति द्वारा या बच्चे द्वारा जो संपत्ति बेच दिया गया वो अवैध माना गया है। परंतु सिविल न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को नाबालिग द्वारा बेचा गया यह तथ्य स्थापित होना चाहिए। जो सिविल न्यायालय है उसमें यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो व्यक्ति है नाबालिग द्वारा बेचा गया जमीन है वह स्पष्ट होना। तो रजिस्ट्री की धारा 2, 8 एवं भारतीय बालिग अधिनियम की धारा 3 के तहत इसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह वैध है और यह अवैध माना गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। जाली वसीयत ओब्लिक कागजात बनाकर अपने ही परिवार की संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जाली कागजात बना लेता है और चाहता है कि अपने परिवार की जो संपत्ति है उसे हड़प ले जाए, या भाई भाई में अक्सर प्रकार की जो है समस्या आती है। इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार की जो समस्या आती है तो जाली वसीयत यानी कागजात को सिविल न्यायालय द्वारा अथवा जिस कार्यालय से यह वसीयत कागजात निर्गत कराया हो उस कार्यालय द्वारा अवैध बताया गया तो तभी यह अवैध है। देखिए, जो जाली वसीयत आप कैसे समझेंगे कि यह जाली कागजात या जाली वसीयत है, तो इसके लिए आपको न्यायालय द्वारा या जिस कार्य से वसीयत निर्गत किया गया तो वहां पर आपको जानना पड़ेगा और वहां से इसके बारे में जानकारी पता करना होगा कि यह कागज किस प्रकार का है, या जाली है या गलत तरीका का है। तो वहां से आप इसे तब यह अवैध या वैध घोषित किया जाएगा। तो चलिए आप पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे संयुक्त परिवार में मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के बंटवारे में उत्पन्न विवाद की स्थिति में, देखिए जो संयुक्त परिवार होता है उनके मुखिया यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका दादा जो है घर के मुखिया है, उनके दादी के नाम पर जमीन है, तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, तो विवाद हो जाता है। तो देखिए, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उनके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा।
जो संयुक्त परिवार में अगर उनके जो पैतृक संपत्ति है उस पर दखल कब्जा उन्हीं के वंशज यानी पूर्वजों से चले आ रहे जो वंशज है उन्हीं के नाम से यह खाता खुलेगा। परंतु यदि पारिवारिक बंटवारनामा में यह भूमि क्रेता के वंशजों या क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के हिस्से में तो खाता उनके नाम से खुलेगा। देखिए अगर एक परिवार में 4 भाई हैं तो चारों भाई के नाम से यह खाता खुल सकता है अगर उनके 4 भाई। यह नियम किस आधार पर कहा रहा है तो यह हिंदू अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। संयुक्त परिवार में नवल्द व्यक्ति में हिस्सा पर परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में। देखिए संयुक्त परिवार है और उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा हिस्सा पर यह दावा किया जा रहा है कि यह हिस्सा मेरा है। तो इस स्थिति में जो हमारा जो जो उच्चतम न्यायालय का सुझाव क्या कहता है, तो कहता है कि संयुक्त परिवार में नवल्द व्यक्ति के हिस्सा पर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हिस्सा होगा। परंतु बंटवारनामा संयुक्त परिवार के किसी एक या अधिक सदस्य के नाम से नवल्द का हिस्सा दिखाता है तो उसका नाम से खाता खुलेगा। यह जो है नियम किस आधार पर है तो यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। मूल रैयत के दूर के रिश्तेदार से जमीन को लिखवाकर उक्त जमीन पर दावा करने की स्थिति में। देखिए कोई जो रैयत है उसका दूर का रिश्तेदार को आ गया, वो बोल रहा है कि जमीन को लिखवा लिया और उस जमीन पर क्या कर रहा है, वो अपना दावा कर रहा है कि यह जमीन अब मेरा है, आप लोग यहाँ से खाली कीजिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब तक केवाला को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जाता है तो उस केवाला को वैध माना जाएगा। देखिए जो उन्होंने जो लिखवा लिया है अगर उसे न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जाता है तो उस कवाला को वैध माना जाएगा और खाताधारी केवलाधारी के नाम से खुले, जो कवाला करवा लिया उन्हीं के नाम से यह खाता खुल जाएगा। तो यह किस आधार पर हम कह सकते हैं तो यह कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। खतियान रैयत के नाम 4 पुत्र हैं, यानी खतियानी रैयत के नाम पर 4 पुत्र हैं। 3 पुत्र संयुक्त रूप से खेती करते हैं, 1 पुत्र गांव से बाहर रहते हैं, तब खाता का निर्माण संयुक्त रूप से होगा। देखिए एक किसान है, उनके 4 पुत्र हैं जिनमें कि 3 पुत्र खेती करते हैं, 1 पुत्र यानी कि मानिए कि जॉब वॉब करते होंगे तो बाहर रहते होंगे। तो इस स्थिति में उसका खाता किसके नाम से खुलेगा, तो देखिए एक हिस्सेदार सह हिस्सेदारी का कब्जा माना जाएगा। इसमें जो है जो खाता है सभी के नाम से खुलने वाला है। तो जैसा कि बिहार इसका कहता है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 20 के तहत एवं तारकेश्वर प्रसाद बनाम ननहुक 1959 BLJR 209 के अनुसार यह बात कही गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। मूलतः दादा के नाम की भूमि कालांतर में पोता के नाम दाखिल खारिज होकर पोता द्वारा अपनी पत्नी के नाम का हवाला कर दिया गया है, किंतु पिता माता द्वारा उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है तो क्या होगा। देखिए कोई दादा है, उन्होंने क्या किया कि अपने पोते के नाम से जमीन को दाखिल खारिज करवा दिया। अब पोता क्या किया कि उस दाखिल खारिज को अपनी पत्नी के नाम पर दाखिल खारिज करवा दिया, तब जाकर उसके माता पिता उस भूमि पर क्या दावा कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं। इसके लिए देखिए कवालाधारी का नाम खाता खुलेगा, जिन्होंने कवाला करवाया उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। यदि सिविल न्यायालय में कोई वाद हो तो कैफियत कॉलम में उस तथ्य को अंकित किया जाएगा, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसे कैफियत कॉलम में डाल दिया जाएगा। साथ ही आपको बात करेंगे लास्ट और 13 नंबर की जो बिंदु है, इसमें पहली बीवी के मरने के बाद विशेष व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी की गई। देखिए एक व्यक्ति है जो जिसकी पहली बीवी मर जाती है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दोनों पत्नी की 2-2 लड़के हैं, दोनों पत्नी से 2-2 लड़के हैं। लड़के द्वारा न्यायालय में बंटवारा बाद दाखिल किया गया, दोनों ने न्यायालय में अपना समस्या बताया। न्यायालय ने व्यक्ति विशेष उसकी दूसरी पत्नी तथा चारों बच्चों को बराबर हिस्सा 1/6 हिस्से को दे दिया। व्यक्ति विशेष तथा उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भूमि लड़कों को प्राप्त है के अतिरिक्त पिता एवं पिता के द्वितीय पत्नी की भूमि सभी लड़कों को बराबर मानकर खाता खोला जाएगा। यदि किसी न्यायालय में वाद हो और कोई स्थगन आदेश न हो तो इस स्थिति में जो है उनके सभी जो लड़के उनके सभी के नाम से खाता खोले जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट थे जो आपके मन में भी चल रहे होंगे कि किस तरह के सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप भी अपना कमेंट में इस तरह के सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है
अवैध कब्जा। जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिलेगा अवैध कब्जा में। तो अवैध कब्जा में हम कुल 7 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।